व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्टोरी ऑफ आयला। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बजरंगी भाईजान ज़रूर देखी होगी। ये फिल्म भी कुछ उसी तरह की है। एक सोल्जर एक बच्ची को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है, जिसे देख के पूरी दुनिया की आंखें नम हो जाती है। दोस्तों, ये किसी राइटर की लिखी हुई कोई कहानी नहीं है, बल्कि असली घटना पर आधारित फिल्म है। सो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव से, जहां पर साल चल रहा है 1950। गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल है और उन्हीं में से हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जिनकी एक सियोल नाम की बेटी है। पूरा परिवार साथ में एक अच्छा समय बिता रहा है, लेकिन तभी आसमान से बॉम्ब गिरना चालू हो जाते हैं जो इनकी सारी खुशियों को तबाह कर देते हैं। दरअसल इस समय नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जंग छिड़ी हुई है और यही वजह है कि दोनों देश के फाइटर प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर धमाके कर रहे हैं। इस धमाके से बचने के लिए सियोल की माँ उसे एक जगह छुपा देती है और उसे ये कह के वहाँ से चली जाती है कि तुम यहीं रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। लेकिन 7 साल की मासूम सियोल को नहीं पता कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख रही है। और कुछ देर बाद पूरे गांव के लोगों को नॉर्थ कोरिया के सोल्जर मार देते हैं और जो लोग बचते हैं उन्हें कैदी बना लिया जाता है। लेकिन वो लोग सियोल को नहीं ढूंढ पाते और वहीं हम सियोल को देखते हैं जो अभी भी अपनी माँ के इंतज़ार में रो रही थी कि शायद उसकी माँ वापस आ जाएगी, और उसे नहीं पता कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी कहानी के मेन किरदार सुलेमान को देखते हैं, जो टर्की में रहता है और एक सोल्जर है। सुलेमान अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल पे कहीं जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसे एक नूरान नाम की लड़की दिखती है जो उसे बहुत प्यार करती है और सुलेमान भी उसे बहुत ही चाहता है। उसके जाने के बाद नूरान की दोस्त उसे बताती है कि अभी कोरिया में जंग चल रही है और हो सकता है कि सुलेमान और उसके दोस्तों को इस जंग में भेजा जाए। ये सुनकर नूरान घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुलेमान उसे दूर जाए, और फिर दोस्तों वही होता है जिसका नूरान को डर था। सुलेमान को आर्मी चीफ बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि साउथ कोरिया की आर्मी ने हमें एक लेटर भेजा है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए और हम वहाँ अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। अब रात में सुलेमान ये बात नूरान को बताता है, लेकिन ये सुन के वो ज़रा भी खुश नहीं होती। वो उसे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, और भी लोग हैं जिन्हें आर्मी भेज सकते हैं। नूरान उसे जंग में नहीं जाने देना चाहती क्योंकि उसे डर है कहीं वो सुलेमान को खो ना दे, लेकिन वो उसे समझाता है कि साउथ कोरिया को हमारे देश की ज़रूरत है और मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। अब इसके बाद वो उसे गुड बाय बोल के अपने दोस्त अली और अपनी पूरी टीम के साथ कोरिया के लिए निकल जाता है। वो अपनी फैमिली को एक लेटर भेज के इस बारे में बताता है और ये सुनकर उसके माँ बाप को उसकी फ़िक्र होने लगती है, लेकिन वो उस पर प्राउड भी करते हैं। वो एक लेटर नूरान को भी भेजता है जिसमें वो अपनी दिल की बात उसे लिखता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है और जल्द ही उसे मिलने वापस आएगा। वेल गाइज, यहाँ हमें पता चलता है कि सुलेमान दिल का बहुत ही साफ और अच्छा इंसान है, क्योंकि दोस्तों एक दिन उसके रूम में कुछ चींटियाँ आ जाती हैं और वो उन्हें मारने के बजाय उन्हें खाना खिलाता है। और ये सीन हमें बताता है कि सुलेमान जंग नहीं चाहता, बल्कि वो हमेशा शांति और खुशी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन इस बात से उसके दोस्त और सीनियर सोच में पड़ जाते हैं कि जो इंसान चींटियों को मार नहीं सकता वो जंग में कैसे लड़ेगा। वेल, आखिरकार सुलेमान और उसकी टीम साउथ कोरिया पहुंच जाती है, जहां उन्हें काफ़ी अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है और वहां उन्हें बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में ज़बरदस्ती घुसता जा रहा है और उनके लोगों को मारता जा रहा है, इसलिए हम लोगों को अब साउथ कोरिया की मदद करनी होगी। इसके बाद सभी लोग अलग अलग टीम बनाते हैं और बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में अली देखता है कि हर तरफ सब मायूसी थी, सब लोग बेघर हो गए थे, हर तरफ बस लाशें थीं और लोगों के दिल में डर था। अब वो लोग एक जगह रुकते हैं जहां उसका साथी उसे बताता है कि अमेरिका का कहना है कि अब ये जंग खत्म होने वाली है और हम लोग जल्दी ही घर वापस जा सकते हैं। लेकिन सुलेमान की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ नॉर्थ कोरिया के जहाज़ हमला करना चालू कर देते हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अभी दोस्तों इस हमले की वजह से कम्युनिकेशन भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अब किसी से मदद भी नहीं मांग सकते हैं। ये सब देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ टर्की में खबर फैला दी जाती है कि अब जंग ख़त्म हो गई है, जिसे देखकर नूरान काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वहाँ सुलेमान के साथ क्या क्या हो रहा है। अब सुलेमान के साथ उसके दो साथी एक जीप में शहर की तरफ जाने का सोचते हैं ताकि वो अपने सीनियर से ऑर्डर ले सके, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचते ही दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं और इन लोगों को अपनी जान बचाकर पैदल ही सफ़र तय करना पड़ता है। अब तीनों लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक सुनसान जगह दिखती है जहां हर तरफ बस लोगों की लाशें ही लाशें थी। और तभी अचानक से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब सुलेमान उस आवाज़ को ढूंढता है, उसे फॉलो करता है, तो उसे एक बच्ची मिलती है और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सियोल थी।
सियोल इतने दिनों के बाद भी अपनी माँ की लाश के पास ही बैठी थी और रो रही थी। सुलेमान उस बच्ची की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता और सियोल बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे अपने कैंप लेके आते हैं, जहाँ उसका दोस्त पूछता है कि क्या ये बच्ची नॉर्थ कोरिया की है या फिर साउथ कोरिया की है। तो सुलेमान कहता है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्ची साउथ कोरिया की है या नॉर्थ कोरिया की है, हमें फ़िलहाल इसकी मदद करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सुलेमान उसका नाम आयला रख देता है, जिसका मतलब होता है चांद का टुकड़ा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को अपने ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि इस लड़ाई में नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना दे रहा है और साउथ कोरिया के साथ टर्की और अमेरिका है। वहीं हम देखते हैं कि आयला अब सुलेमान के साथ ही रहने लग गई है। वो उसका साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती और एक दिन सभी लोग बॉर्डर पर जा रहे होते हैं और रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। सुलेमान और उसके साथी वहीं रुकते हैं और बाकी सोल्जर वहां से आगे निकल जाते हैं। तभी इन्हें अकेला देखकर कुछ चाइनीज सोल्जर इन पर हमला कर देते हैं और सुलेमान के साथ आयला भी थी। उसकी जान खतरे में देखकर सुलेमान अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को मारने का सोचता है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बिना बंदूक उठाए कुछ सैनिक को मार डालता है और जब इस धमाके की आवाज़ उसके बाकी सैनिक सुनते हैं तो वो भागते हुए उसकी मदद करने आते हैं। और इधर सुलेमान और उसके साथी बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ रहे थे और एक समय ऐसा आता है कि एक सोल्जर सुलेमान को मारने वाला था, लेकिन तभी उसके साथी वापस आ जाते हैं और सुलेमान को बचा लेते हैं। अब इस हादसे में सुलेमान बहुत ही जख्मी हो गया था, उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि जंग फिर से शुरू हो गई है। जब ये बात नूरान को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, वो रोने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में सुलेमान पूरी रात बेहोश रहता है, पर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि आयला उसके पास ही बैठी है। उसका दोस्त अली उसे बताता है कि आयला पूरी रात उसके पास ही बैठी थी। ये सुन के सुलेमान बहुत ही खुश होता है, लेकिन जब ये बात साउथ कोरिया के चीफ को पता चलती है कि टर्की का एक सोल्जर हमारे देश की बच्ची का ख्याल रख रहा है, तो वो कहते हैं कि टर्की सोल्जर पहले ही हज़ारों मील तय करके हमारी मदद करने आए हैं और अब हम उन पर और बोझ नहीं डाल सकते, हमें अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना होगा। अब ये बात सुलेमान को भी बताई जाती है, लेकिन वो आयला को अपने पास ही रखना चाहता है। अब सीनियर उससे बताते हैं कि कुछ ही दिनों में साउथ कोरिया तुम्हें बहादुरी का मेडल देने वाला है और उस दिन तुम्हें आयला को लेके वहाँ नहीं जाना है। और अब फाइनली कुछ दिन बाद सभी सोल्जर को बहादुरी का मेडल दिया जाता है, जिनमें सुलेमान भी होता है। वो आयला को सादिक के पास ही छोड़ कर आया था, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि आयला वहाँ आ गई है उसकी कार में छुपकर, और सभी लोग उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत देखकर हंसने लगते हैं। और तब फैसला किया जाता है कि जब तक आयला का कोई रिलेटिव नहीं मिलता वो सुलेमान के पास ही रह सकती है। अब ये न्यूज़ अखबार में छप जाती है और जब ये खबर नूरान देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि सुलेमान सही सलामत है, लेकिन वो उदास भी होती है क्योंकि सुलेमान उस बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है। और अब इसी तरह से कई दिन और महीने बीत जाते हैं और अब आयला और सुलेमान दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। वो दोनों हर समय एक साथ रहते। पूरे कैंप में सभी लोग आयला के दोस्त बन चुके थे और आयला भी उनके साथ बहुत खुश थी। आयला के आने पर कैंप के सारे सैनिकों ने अपना दर्द कुछ समय के लिए भुला दिया था जो उन्हें जंग में मिला था, और आयला भी उसे अपना पिता मानने लगी थी। अब एक दिन वो एक पेंटिंग बनाती है जो सुलेमान की होती है, और ये देखकर सुलेमान भी समझ जाता है कि आयला उसे कितना प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन टोक्यो में काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो सुलेमान और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि वो आयला को लेके वहाँ जाएंगे ताकि उसे कुछ अच्छा फील हो सके। वो तीनों साइकिल पे घूमते हैं और साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं, लेकिन जब आयला सो जाती है तो सबको इस बात की फ़िक्र होने लगती है कि जब कुछ दिन बाद उन्हें टर्की वापस जाना होगा तो वो आयला के बिना कैसे रहेंगे, आयला का क्या होगा। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुलेमान का दोस्त उसके पास आता है और उसे बताता है कि पास के ही गांव में कुछ लोग खुद को आयला का रिलेटिव बता रहे हैं। तो सुलेमान उससे कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, मैं खुद जाके उन लोगों से मिलना चाहूँगा। अब रात होते ही वो उनसे मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक दुश्मन की चाल होती है और उन्हें पता होता है कि सुलेमान ज़रूर आएगा, इसलिए उसके आते ही वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। पर इस बात की खबर अली को भी लग जाती है। वो फ़ौरन सादिक की बाइक लेके वहाँ जाता है और सुलेमान को उनके पास से छुड़ा के वापस लाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हमें पता चलता है कि अली मार्लिन मोनरो का कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन है। वो उसके कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, लेकिन ड्यूटी की वजह से वो नहीं जा पाता। वो चाहता था कि उसकी जगह कोई ड्यूटी करे, लेकिन सुलेमान उसे समझाता है कि वो उसके लिए उसका ऑटोग्राफ लेके ज़रूर आएगा और वो ड्यूटी पर ही रहे। और होता भी ऐसा ही है दोस्तों। सुलेमान आयला को लेके मार्लिन के कॉन्सर्ट में जाता है और वहाँ वो आयला की मदद से मार्लिन का ऑटोग्राफ ले लेता है ताकि वो अली का सपना पूरा कर सके
लेकिन तभी हम देखते हैं कि अली को ड्यूटी करते समय एक गोली लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ सुलेमान अपने बचपन के दोस्त अली को खो देता है। वो उसकी कब्र पर बहुत ही रोता है और उसे रोता देखकर आयला भी रोने लगती है। और अब यहाँ दोस्तों टर्किश आर्मी को साउथ कोरिया में पूरे 1 साल बीत जाते हैं और साउथ कोरिया में अब जंग खत्म होने की कगार पर थी। इसलिए सुलेमान और उसके बटालियन के सभी सोल्जर को घर भेजा जा रहा था। लेकिन सुलेमान रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो आयला को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अब सारे लोग आयला को बाय बोलकर वापस टर्की चले जाते हैं और कुछ दिन बाद एक नई टीम टर्की से यहाँ आती है। अब सुलेमान के वापस ना आने से उसके माँ बाप और नूरान बहुत ही नाराज़ होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वेल एक दिन हम देखते हैं कि रेडियो पर एक गाना बजता है जो कि नूरान की रिक्वेस्ट पे बजाया जा रहा था। और जब वो गाना सुलेमान सुनता है तो वो रोने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये गाना नूरान के कहने पे बजाया जा रहा है। लेकिन जब यही गाना सुलेमान की बचपन की दोस्त निमित सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो सुलेमान से बचपन से प्यार करती थी। लेकिन आज उसे पता चल गया है कि सुलेमान किसी और से प्यार करता है। वो गाना सुनते हुए सुलेमान आयला से बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जब भी यहाँ से जाऊँगा तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। अब कुछ दिन बाद सुलेमान अपने सीनियर के पास जाता है और आयला को साथ ले जाने की परमिशन मांगता है। लेकिन उसके सीनियर उससे बहुत नाराज़ होते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम आर्मी में हो तुम्हें आर्मी का ऑर्डर मानना होगा, तुम्हें अकेले ही वापस घर जाना होगा और आयला को यहीं छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग उसे एक कोरियन टीचर से मिलवाते हैं जो आयला को अपने साथ अपने अनाथ आश्रम में रखना चाहती है। वो कहती है कि उसके साथ और भी बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो आयला का भी ख्याल रखेगी। अब सुलेमान कहता है कि उसे ये बात आयला को समझाने में समय लग सकता है, उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जिसके बाद वो खुद आयला को अनाथ आश्रम छोड़कर आएगा। अब कुछ दिन बाद टीचर सुलेमान और आयला ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ पे एक स्कूल भी होता है। वहाँ पहुँचने पे सुलेमान उसे बोलता है कि अब तुम बड़ी हो रही हो और तुम्हारा स्कूल जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आयला क्लासरूम में एंथम सॉन्ग गाने लगती है तो सुलेमान उसका दोस्त उसे देखकर रोने लगते हैं और वो उसे छोड़कर वापस आने लगते हैं। लेकिन आयला सुलेमान के बिना रह नहीं पाती। वो भागती हुई उसके पास आती है और रोने लगती है और रोकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। उसकी बातें सुनकर सुलेमान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे वादा करता है कि वो जैसे भी करके उसे अपने साथ वापस टर्की ले जाएगा। अब दोनों घर पहुंचते हैं और वहां हम देखते हैं कि सुलेमान एक बॉक्स बना रहा है जिसमें वो आयला को छुपा कर ले जाएगा। लेकिन जब वो शिप तक पहुंचता है तो एक सोल्जर को उस पर शक होता है, जिसके बाद उसकी सच्चाई सामने आ जाती है और सारे लोग जब उसका बैग खोलते हैं तो उन्हें उसमें आयला दिखती है। जिसके बाद उसे हेड ऑफिस बुलाया जाता है जहाँ पे उसका सुपीरियर उसे कोई सज़ा तो नहीं देता, लेकिन उसे वो ये कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सुलेमान अभी भी आयला को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा था क्योंकि वो अपने दोस्त अली को पहले ही खो चुका था और अब वो आयला को भी यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन उसका सुपीरियर उसे समझाता है कि वो अभी के लिए यहाँ से चला जाए और कुछ साल बाद वो वापस आयला को ले जा सकता है। अब ये बात सुलेमान को ठीक लगती है, इसलिए वो वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब आयला को सुलेमान से अलग होना था। वो पोर्ट पर खड़ा होता है और उसके सामने आयला भी थी, लेकिन आज यहाँ से सिर्फ सुलेमान जाने वाला था। वो आयला से कहता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगा और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अब आयला को कुछ समझ नहीं आता, वो तो बस सुलेमान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आज सुलेमान उसकी आंखों के सामने उससे दूर जा रहा है। सुलेमान शिप पर चढ़ जाता है और यहाँ हम आयला को पहली बार इतना रोते हुए देखते हैं और देखते ही देखते सुलेमान टर्की पहुँच जाता है। पर वहाँ जाके उसे दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि नूरान ने किसी और से सगाई कर ली है, तो वो सीधा नूरान से मिलने पहुँच जाता है और उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो नूरान कहती है कि तुमने हमेशा मेरी बात नहीं मानी, तुम बहुत ही डिसलॉयल थे, उस बच्ची के लिए तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब सुलेमान भी फैसला करता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। वो सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपने बचपन की दोस्त निमित से शादी कर लेता है जो उसे हमेशा से प्यार करती थी। अब शादी के काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन सुलेमान अभी भी आयला के बारे में ही सोच रहा था। तो निमित उसे परेशान देखकर फैसला करती है कि वो सुलेमान के लिए आयला को ढूंढेगी। अब निमित आयला को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करती है और एक दिन ऐसा ही करते करते वो कोरियन एम्बेसी पहुंच जाती है जहां पे सुलेमान को बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि आयला नाम की लड़की को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि अब तक उसका नाम बदल दिया गया होगा। अब ये सुनकर मानो सुलेमान पूरी तरह से टूट जाता है
उसे अब लगने लगता है कि क्या पता आयला अब अपने नाम की तरह उसे भी भूल गई होगी। लेकिन निमित उसे भरोसा दिलाती है कि वो लोग उसे ज़रूर ढूंढेंगे। अब ये बात दोनों को पता नहीं होती कि उसे ढूंढते ढूंढते इन्हें पूरे 47 साल बीत जाएंगे। और इसके बाद हम 47 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सुलेमान और निमित अब बूढ़े हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, तो सारे लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुलेमान वापस घर के अंदर जाता है और उसके पास जो भी आयला से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो उसे संभाल कर रख लेता है। अब ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि इतने सालों बाद भी आज भी वो आयला को भूल नहीं पाया है, वो अभी भी उसे ढूंढता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम साल 2002 देखते हैं। आज फीफा वर्ल्ड कप का मैच होता है जिसमें साउथ कोरिया और जापान की टीम आपस में खेल रही है और उस मैच के अंदर भी सुलेमान आयला को ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद कहीं उसे आयला मिल जाए। लेकिन इन सब की वजह से उसकी असली बेटी बहुत ही परेशान हो चुकी है। वो चाहती थी कि उसके पिता आयला को ढूंढना बंद करें और अपनी फैमिली के बारे में सोचे। लेकिन 48 साल बाद आज भी सुलेमान की आंखों के सामने बस आयला का ही मासूम चेहरा आता है। वेल गाइस, एक दिन हम देखते हैं कि निमित के पास एक कॉल आता है जो कि रिपोर्टर का था। वो उन्हें बताती है कि वो सुलेमान की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है और वो आयला को भी ढूंढने में मदद करेगी। ये सुनकर सलमान और निमित दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे मिलने जाते हैं। अब सुलेमान उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद वो रिपोर्टर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ हफ्तों बाद उसे आयला के साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्त मिलते हैं जिन्होंने बताया था कि आयला हमेशा से एंथम गाया करती थी और ये सब सुनकर सुलेमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ ही पल बाद उस राइटर के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक औरत जो खुद को आयला बता रही है। ये सुनकर वो फौरन उस लेडी से मिलने निकल जाती है, लेकिन ये बात सुलेमान को नहीं बताई जाती। और जब वो राइटर उसे सुलेमान और आयला की बचपन की फ़ोटो उसे दिखाती है तो वो उसे चूमने लगती है। यानी कि दोस्तों, ये वही आयला है जिसे सुलेमान ने अपनी पूरी उम्र ढूंढने में लगा दिया था। और आयला कहती है कि वो अपने डैड से जल्द मिलना चाहती है। और दोस्तों, इसके बाद जो सीन आता है वो पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होने वाला था। हम 2010 का समय देखते हैं जहां पर पूरे 60 साल बाद सुलेमान एक बार दोबारा से साउथ कोरिया आता है और कहता है कि कोरिया बहुत ही बदल गया है। पता नहीं कैसे मेरी बेटी आयला यहाँ पर सरवाइव कर पाई होगी। अब आयला से मिलने के लिए वो एक पार्क में उसका इंतज़ार करता है और जब वो आयला को देखता है तो पहली नज़र में ही उसे पहचान लेता है और गले से लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। और यहाँ पर हमें उसका किया वादा दिखाया जाता है जो उसने 60 साल पहले किया था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने आयला से कहा था कि वो उसे लेने वापस ज़रूर आएगा और आज वो उसे वापस लेने आ गया। ये वादा निभाने में ज़रूर सुलेमान को 60 साल लग गए होंगे, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। अब कहानी के आखिर में हमें रियल फुटेज दिखाई जाती है जब सुलेमान आयला से मिले थे और ये सीन देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहानी देख के आपको एक लाइन ज़रूर याद आ गई होगी कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।